नमस्कार, सुबह सुबह के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि श्रीवास्तव। सबसे पहले आपको बता देते हैं आज की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्राइबल सिक्योरिटी फोरम से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट किया, आज मुझे दिल्ली में ट्राइबल सिक्योरिटी फोरम के जन प्रतिनिधियों से मिलने का अवसर मिला। पीएम का जनजातीय समुदाय के प्रति समर्पण उनके प्रेम को दर्शाता है। कर्नाटक की राजनीति में पिछले कई दिनों से चल रहा सस्पेंस अब खत्म होता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को अपने पद से दिया इस्तीफा। डीके शिवकुमार हो सकते हैं कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मऊ जनपद का दौरा करेंगे। इस दौरान वो मधुबन तहसील क्षेत्र के पाती गांधी मैदान में एक विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। साथ ही लगभग 400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। आजमगढ़ में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा पर जातिवादी राजनीति और अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछड़े और दलित समाज के लोगों पर अत्याचार की घटनाओं पर विपक्ष चुप रहता है, लेकिन विशेष जाति के आरोपियों को बचाने में सक्रिय हो जाता है। 2026 U23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती टीम ने 4 स्वर्ण सहित 9 पदक हासिल किए, तो वहीं महिलाओं की कुश्ती टीम ने 6 स्वर्ण सहित कुल 10 पदक जीते। पीएम मोदी ने शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय पहलवानों को दी बधाई। और अब समाचारों को जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस खास मुलाकात को प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए ये लिखा कि नई दिल्ली में जनजातीय सुरक्षा मंच प्रतिनिधियों से मुलाकात का अवसर मिला है। आदिवासी समाज के लिए इनका समर्पण भाव बहुत ही सराहनीय है और इस दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और उनके सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा की गई। और अब बात करते हैं कर्नाटक की, जहां की राजनीति में पिछले कई दिनों से चल रहा सस्पेंस अब खत्म होता नजर आ रहा है। जी हां, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि कर्नाटक की कमान आखिर किसे मिलेगी? क्या डीके शिवकुमार होंगे अगले मुख्यमंत्री? पूरी खबर हम आपको दिखाते हैं अपने इस रिपोर्ट में। सियासत में सारा खेल सत्ता के शिखर पर बैठने का ही होता है। ऐसे में अगर किसी राज्य की सत्ता के शिखर पर बैठा शख्स बीच कार्यकाल में ही अपनी कुर्सी छोड़ दे तो इस सियासत में कुछ निराला हो जाता है। लेकिन कर्नाटक में ये महज औपचारिकता साबित हुआ है। पिछले कई दिनों से जो चर्चाएं सिर्फ अटकलें कही जा रही थी, अब वो हकीकत में बदल चुकी हैं। कर्नाटक के मौजूदा सीएम सिद्धारमैया ने गुरुवार को अपना इस्तीफा राज्यपाल कार्यालय को सौंप दिया, जैसा कि पहले से ही कहा जा रहा था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को इस्तीफा दे दिया। सिद्धारमैया ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत के सचिव को इस्तीफा सौंपा है। राज्यपाल गहलोत फिलहाल पारिवारिक कारणों से बेंगलुरु से बाहर हैं। नियमानुसार राज्यपाल राज्य में मौजूद न हो तब भी मुख्यमंत्री लिखित इस्तीफा राजभवन के अधिकारियों को दे सकते हैं। राज्यपाल बाद में इस्तीफा स्वीकार करते हैं। इस्तीफा मंजूर होने तक मौजूदा सीएम ही पद पर रहेंगे। सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद गुरुवार को कर्नाटक में नेतृत्व को लेकर लंबे वक्त से चली आ रही सियासी रार एक तरह से खत्म हो गई है। सिद्धारमैया ने तो अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए ये जताने की पूरी कोशिश भी की है। ಹೈಕಮಾಂಡ್ನವರು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಗೊತ್ತದ ಏನಾಗ್ತದೆ? ನಾನೇ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ। दरअसल मंगलवार को दिल्ली में हाई कमांड के साथ हुई बैठक के बाद ही सिद्धारमैया का कर्नाटक की सत्ता के शिखर से विदाई का रास्ता साफ हो गया था। सियासी गलियारों में ये शोर भी उमड़ रहा था कि सिद्धारमैया को दबाव में लेकर इस्तीफा देने पर राजी किया गया है। लेकिन इस्तीफे के बाद सिद्धारमैया ने हाई कमांड के साथ सब कुछ ओके होने का दावा किया है। साथ ही डीके शिवकुमार को राज्य का अगला सीएम बनाए जाने के सवाल पर भी जवाब दिया है। Legislative party takes a decision, Congress legislative party takes a decision, and High Command takes a decision. He will be the chief minister of the state. सिद्धारमैया ने भले ही इस्तीफे के दौरान अपने चेहरे पर मुस्कान को सजाए रखा, लेकिन बीजेपी ने कर्नाटक में हुए इस बड़े फेरबदल को डीकोड करते हुए कांग्रेस सरकार पर तीखा तंज कसा। इतने दुखी मन से आज सिद्धारमैया जी ने अपना इस्तीफा दिया है और प्रेस वार्ता भी की। उनके चेहरे पर, हाव भाव पर, बॉडी लैंग्वेज में दुख दिखाई दे रहा था कि पॉपुलैरिटी के ऊपर पैसे का पावर
प्रिवेल हो गया। चलिए, एक तरह से अच्छा है कि जो लगातार एक ऑन गोइंग नॉन स्टॉप OTT सीरीज चल रहा था, किस्सा कुर्सी का, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, गेम ऑफ थ्रोन्स, आज होपफुली ये समाप्त हुआ। दरअसल कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डी शिव कुमार के बीच शुरुआत में 2.5 साल की सत्ता की शर्त के साथ शुरू हुई थी, लेकिन कांग्रेस सरकार के 3 साल पूरे होने के बाद भी सिद्धरमैया ही मुख्यमंत्री पद पर काबिज थे, जिसको लेकर राज्य में लंबे वक्त से दोनों नेताओं के बीच सियासी रस्साकसी के हालात बने हुए थे। ऐसे में सिद्धरमैया के इस्तीफे के बाद ये माना जा रहा है कि कर्नाटक का अगला CM DK शिव कुमार को बनाया जा सकता है। तो वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से सिद्धारमैया के इस्तीफे की घोषणा के बाद कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार नई दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित कर्नाटक भवन पहुंच चुके हैं। इस दौरान कांग्रेस विधायक दल के नए नेता के चयन के साथ आला कमान से नए मंत्रिमंडल के गठन और अन्य संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना भी है। इसमें कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद को लेकर भी विचार विमर्श हो सकता है, जो फिलहाल शिव कुमार के पास है। सिद्धारमैया के उत्तराधिकारी के रूप में DK शिव कुमार को मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे पर कहा कि सिद्धारमैया और DK शिव कुमार ये दोनों राजनीतिक रूप से एक दूसरे के प्रतिद्वंदी तो रहे ही हैं, लेकिन लूट खसोट के मामले में भी प्रतिद्वंदी हैं। भ्रष्टाचार के आरोप दोनों पर लगे हैं। आज जो बदलाव हुआ है वो सहज बदलाव नहीं है। सिद्धारमैया और D शिव कुमार ये दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी तो रहे हैं, लेकिन लूट खसोट में एक दूसरे के भी प्रतिद्वंदी रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप दोनों पर लगे, किस पर ज्यादा लगे किस पे कम लगे ये कई बार में इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स में डिस्कशन का मुद्दा रहते थे। आज जो बदलाव हुआ है ये सहज बदलाव नहीं है। जैसे पानी बरसने से पहले पक्षी आसमान में उड़ने लगते हैं तो पता चलता पानी बरसने वाला है, वैसे जब DK शिव कुमार और सिद्धारमैया आपस में लड़ने लगते हैं तो ये निश्चित हो जाता है कि अब कांग्रेस सरकार गिरने वाली है। ये अप्रत्यक्ष रूप में राहुल गांधी जी के नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह है और सिद्धारमैया भी भ्रष्टाचार में लिप्त थे और मैं समझता हूं DK शिव कुमार उनका रिकॉर्ड भ्रष्टाचार में तोड़ेंगे। और अब आपको बता दें कि यूपी बीजेपी में पार्टी संगठन को मजबूत करने की दिशा में 5 नए जिलाध्यक्षों के नाम की घोषणा कर दी गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने दिलीप देव पटेल को अंबेडकर नगर, राम सकल पटेल को वाराणसी, काशीनाथ सिंह को चंदौली, रमेश प्रसाद गुप्ता को गोरखपुर महानगर, साथ ही काली प्रसाद को देवरिया का जिलाध्यक्ष बनाया है। बीजेपी ने इसे संगठन विस्तार और सामाजिक संतुलन की रणनीति बताया है। आपको बता दें कि अवध क्षेत्र के अंबेडकर नगर में बीजेपी ने दिलीप देव पटेल को नया जिलाध्यक्ष बनाया है। साथ ही काशी प्रांत के वाराणसी में राम सकल पटेल को जिलाध्यक्ष बनाया। चंदौली की बात करें तो चंदौली में बीजेपी ने काशीनाथ सिंह पर भरोसा जताते हुए दोबारा उन्हें जिलाध्यक्ष बनाया। देवरिया में काली प्रसाद को नया जिलाध्यक्ष बनाया गया है। गोरखपुर महानगर में रमेश कुमार गुप्ता को जिलाध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। तो अवध क्षेत्र के अंबेडकर नगर में बीजेपी ने दिलीप देव पटेल को नया जिलाध्यक्ष बनाया है। काशी प्रांत के वाराणसी में राम सकल पटेल बने हैं नए जिलाध्यक्ष। देवरिया में काली प्रसाद को नया जिलाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं सीएम योगी ने नवनियुक्त बीजेपी जिलाध्यक्षों को बधाई दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज घोषित सभी नवनियुक्त जिलाध्यक्षगण को हार्दिक बधाई। पूर्ण विश्वास है कि आप सभी जिलाध्यक्षगण भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, संगठनात्मक मूल्यों और साथ ही सेवा संकल्प को नई ऊर्जा एवं मजबूती प्रदान करेंगे। आप सभी का कार्यकाल संगठन विस्तार, जनविश्वास और राष्ट्र सेवा की दृष्टि से अत्यंत सफल और प्रेरणादायी हो, यही मंगल कामना है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मऊ जनपद का दौरा करेंगे और इस दौरान वो मधुबन तहसील क्षेत्र के पाती गांधी मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री लगभग 400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और इसके साथ ही
मुख्यमंत्री लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। वो नगरपालिका क्षेत्र के ताजेपुर वार्ड में स्थित ग्रामीण सैनिक अस्पताल का उद्घाटन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस महकमा पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद बनाने के लिए जिले के अलावा आसपास के जनपदों से भी अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। और अब बात करते हैं आजमगढ़ की। तो आजमगढ़ में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अतरौलिया स्थित निरीक्षण भवन में आयोजित जन सुनवाई के दौरान समाजवादी पार्टी पर जातिवादी राजनीति और अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि पिछड़े और दलित समाज के लोगों पर अत्याचार की घटनाओं पर विपक्ष चुप रहता है, लेकिन विशेष जाति के आरोपियों को बचाने में सक्रिय हो जाता है। राजभर ने मुबारकपुर की एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि दलित जनप्रतिनिधि हत्याकांड के आरोपियों को बचाने के लिए सपा नेताओं ने पुलिस अधिकारियों पर दबाव बनाया। जौनपुर मुठभेड़ और दूल्हा हत्याकांड के फरार आरोपियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने चुनाव आयोग पर लगाए गए विपक्ष के आरोपों की पोल खोल दी है। विपक्ष जो झूठा प्रचार कर रहा था, चुनाव आयोग के ऊपर, सरकार के ऊपर गलत आरोप लगा रहा था, उस विपक्ष को करारा जवाब मिल गया भाई सुप्रीम कोर्ट से। चुनाव आयोग स्वतंत्र एजेंसी है। चुनाव आयोग जो है SIR कराने का उसका पूरा अधिकार है। तो ये विपक्ष के लोग, ऐसे मृतक जो लोग हैं, उनका नाम पर फर्जी मतदान कराते थे, उनको जाके स्वर्ग से ले आते थे और नरक से ढूंढ लेते थे और वो डलवा करके फिर पहुंचा देते थे कि तुम्हारा स्वर्ग में है, तुम नरक में हो, तो हम सब लोग चले जाओ, अब 5 साल बाद फिर मिलेंगे। इस नाते विपक्ष चिल्ला रहा है। चाहे वो आजमगढ़ का मामला हो, चाहे कहीं का भी मामला हो, 95% मुकदमे या अपराध करने वाले, आपको जितनी हत्याएं हुई है उसमें 95% यादव कर रहा है। जब यादव मारा जाता है तब इनके बयान आते हैं, और जब यादव मुसलमान को मारता है तब इनके बयान नहीं आते हैं। और आगे आपको बता दें कि फतेहपुर के बिंदकी में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर समाज के उत्थान की चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि निषाद समाज को पहले केवटा मल्लाहा कहा जाता था, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं उन्होंने सोच को बदलने का काम किया है। तो वहीं केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार आने से निषादों को पहचान मिली है और इसके पहले की सरकारों में समाज की पहचान गायब हो गई थी। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आज मछुआ समाज के लोगों का आर्थिक और सामाजिक विकास संभव हो पाया है। पिछली सरकारों ने कोई कसर नहीं छोड़ा। हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ चली गई थी? निषादों की पहचान गायब हो गई थी। इनको केवटा मल्लाहा बिंदवा कहे जाते थे, लेकिन मोदी आए, आज निषाद राज मत्स्य मंत्रालय लग कराए। निषाद राज का 56 फुट की मूर्ति निषाद राज श्रीवेदपुर धाम में लगाए। अब वो कहते हैं भाई आप निषाद राज के भगवान राम के मेरा निषाद राज अधूरा, निषाद राज के मेरा भगवान राम। इसके मतलब सोच है, सोच से आदमी गरीब होता है, सोच से आदमी राजा होता है। तो अगर ये निषाद राजा थे तो सोच बदलने के लिए मोदी जी ने कहा भाई आप सोच बदलो, राजा बनो। मत्स्य मंत्रालय लग किया, इनकी मतलब 61,000 करोड़ रुपया 6.5 साल दिए। केंद्र में मत्स्य मंत्रालय यहाँ भी। अब इनको पहले केवटा मल्लाहा कहा जाता था, निषाद जी कह के पुकारा जाता है। भगवान राम के साथ निषाद राज की मूर्ति। देश की अर्थव्यवस्था सही किया। उत्तर प्रदेश जो हमारी बीमारू प्रदेश था, जो अर्थव्यवस्था में नीचे था, कभी सोने की चिड़िया कही जाती थी, उसको मानिए मोदी जी ने केंद्र में और योगी जी ने राज्य में। आज के दिन हम लोग तो 12 हमारा एक तरीके से 12 साल बेमिसाल है। और अब आपको बता दें कि रायबरेली में पंचायत प्रतिनिधियों के प्रधानों के कार्यकाल बढ़ाए जाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार जताया गया है। उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रधान शामिल हुए। मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रधानों का कार्यकाल प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपने के बजाय जनप्रतिनिधियों के हाथों में ही रखा है, जो जनप्रतिनिधियों के प्रति सम्मान दर्शाता है। उन्होंने दावा किया कि रायबरेली के अधिकांश प्रधान भाजपा के साथ हैं और 2027 चुनाव पार्टी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएंगे। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने पर उन्होंने कहा कि देश सही नेतृत्व में लगातार विकास कर रहा है।
आज रायबरेली जनपद के सभी विकास खंडों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए इकट्ठा हुए थे और सब ने मेरे माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया है कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि का सम्मान कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि ही कर सकता है। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री कई बार के निर्वाचित सांसद और विधायक हैं, वो निर्वाचित जनप्रतिनिधि का सम्मान करना जानते हैं। इसलिए निर्वाचित ग्राम प्रधानों के कार्यकाल को प्रशासनिक अमले के बजाय उन्होंने निर्वाचित जनप्रतिनिधि के हाथों में बढ़ाना बेहतर समझा। यह अवसर देने के लिए हमारे रायबरेली के सभी पंचायत प्रतिनिधियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को रायबरेली के प्रधानों की ओर से धन्यवाद ज्ञापित किया है। मैं उत्तर प्रदेश की बात ना करके रायबरेली की बात करता हूं। रायबरेली के 6 विधानसभाओं में हमारे प्रधान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के बेहतर निर्णय के कारण ही हमारे उत्तर रायबरेली में मजबूत परिणाम देगी और हमारे सभी प्रधान मेहनत परिश्रम करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेंगे। मेरठ के गंगा एक्सप्रेसवे पर युवकों की स्टंटबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। मामला थाना खरखौदा क्षेत्र स्थित खड़खड़ी टोल प्लाजा का है, जहां कुछ युवकों ने करीब 200 मीटर तक वाहनों को खतरनाक तरीके से चलाकर वीडियो बनाया और टोल कर्मचारियों से अभद्रता करते हुए टोल देने से इनकार भी किया। प्रोजेक्ट मैनेजर अमित केतकर की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि पुलिस ने 3 टीमें गठित कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वाहनों की पहचान की है और आरोपियों को गाड़ी समेत पकड़कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। 28/5/2026 को थाना खरखौदा क्षेत्र में एक वीडियो प्रकाश में आए, जिसमें कुछ गाड़ियां जो है खरखौदा कट से चढ़कर गंगा एक्सप्रेसवे में स्टंटबाजी कर रही थी। इसका तत्कालीन संज्ञान लिया गया। वह थाना खरखौदा पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। टीमों द्वारा इसमें सीसीटीवी का अवलोकन कर गाड़ियों के नंबर आइडेंटिफाई किए गए। वह इन गाड़ियों को जो है सीज किया गया थाना खरखौदा द्वारा। वह इनके चालक जो है उनके विरुद्ध अवश्य विधिक कार्रवाई थाना खरखौदा पर की जा रही है। और अब बात करते हैं ललितपुर की। तो ललितपुर के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में नवनिर्मित 300 बेड चिकित्सालय की ओपीडी और आईपीडी सेवाओं का शुभारंभ किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अनुराग शर्मा ने फीता काटकर सेवाओं की शुरुआत की। इस दौरान अतिथियों ने अस्पताल की आधुनिक सुविधाओं और मरीजों को दी जा रही सेवाओं का निरीक्षण किया। सांसद ने कहा कि सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। अब स्थानीय मरीजों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मयंक शाह ने बताया कि अस्पताल में हड्डी, मेडिसिन, चर्म रोग, ईएनटी, एक्सरे और प्लास्टर जैसी सुविधाएं शुरू हो गई हैं। मैं ललितपुर की महान जनता को, आदरणीय विधायक जी को, हमारे आदरणीय मंत्री जी को, सभी को बधाई देना चाहता हूं और इन्हीं की प्रेरणा से, इन्हीं की कोशिशों से और ललितपुर की जनता की जो हमको इतना सहयोग भाजपा को मिला है, उसकी वजह से आज सुखद दिन हम सभी को देखने को मिल रहा है। कोशिश करके यहाँ की सब व्यवस्था और धीरे धीरे बढ़ेंगी। अभी तो नया चालू हुआ है। आज माननीय जनप्रतिनिधियों की तरफ से 300 बेडेड अस्पताल को शुरू कर दिया गया है, उद्घाटन कर दिया गया है। इसमें अभी हमने प्रथम चरण में हड्डी रोग विभाग, मेडिसिन विभाग, चर्म रोग विभाग और नाक कान गला विभाग की ओपीडी सेवाएं शुरू कर दी है। पंजीकरण काउंटर शुरू कर दिया है। दवा वितरण कक्ष चालू कर दिया है। यहीं पर एक्सरे नई मशीन लगाई गई है, उसी में एक्सरे शुरू हो गया है। यहीं पे प्लास्टर लगने लगा है। किसी भी तरह का इंजेक्शन जो भी रिक्वायरमेंट ओपीडी बेसिस पे है वो सब यहीं पर दी जा रही है। प्लास्टर भी यहीं लग रहा है और इंजेक्शन अगर कोई ज़रूरत है तो वहीं यहीं पर लग रहा है।
आपको बता दें कि बाराबंकी में केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के उद्देश्य से मुफ्त HPV टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। जिले के सभी सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में ये टीका निःशुल्क लगाया जा रहा है। मुख्य रूप से 14 वर्ष की बालिकाओं को गार्डासिल 4 वैक्सीन दी जा रही है, जो सिंगल डोज में प्रभावी मानी जाती है। ये टीकाकरण पूरी तरह से स्वैच्छिक है और अभिभावकों से की लिखित सहमति आवश्यक है। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजीव सिंह ने बताया कि अभियान बालिकाओं को गंभीर बीमारी से बचाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। लाभार्थियों और अभिभावकों ने इस पहल की सराहना करते हुए सरकार का आभार जताया है। जैसा कि आप सब विदित है कि 28 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अजमेर से HPV वैक्सीनेशन का लॉन्च किया गया था और उत्तर प्रदेश में समस्त जगह पे 11 मार्च से ये वैक्सीनेशन स्टार्ट किया गया। 11 मार्च से ये पहले जिला अस्पताल महिला में लगाया गया, ये टीकाकरण अभियान चालू हुआ और उसके बाद सारी CHCs पे लगाया गया। अब तक हमारे यहाँ पे 176 सत्र हुए हैं और इस 176 सत्र के अंदर में ये वैक्सीनेशन क्योंकि 14 से 15 साल तक की बच्चियों का होना था और इसकी जो हमारे यहाँ पे जो टारगेट है वो 38,000 का है। इसके अंदर में 11 मार्च से लेकर के आज तक के अंदर में हमारा 1067 बच्चियों को टीकाकृत किया जा चुका है। ये HPV वैक्सीन सभी सरकारी चिकित्सालयों में निःशुल्क लगाई जा रही है, जिससे कि ग्रामीण परिवेश में गरीबों को अभी तक ये टीका नहीं मिल पा रहा था। शहरों में तो ये बहुत प्रचलित था और ये बहुत महंगी वैक्सीन थी, लेकिन अब सरकार के अथक प्रयास से ये ग्रामीण चिकित्सालयों में लगाई जा रही है, जिसमें 14 साल की किशोरी को रखा गया है, जिससे कि उनको पूरी उम्र सर्वाइकल कैंसर से बचाया जा सकेगा। इसके लिए हम लोग नियमित रूप से इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बालिका स्कूलों में कैंप के माध्यम से वहाँ के स्टाफ को, टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को, अभिभावकों को जागरूक किया जा रहा है। हमारी एनएम आशा बहन जी लोग क्षेत्र में रह के गाँव में जितनी भी किशोरियां हैं उनको प्रयास कर रही है कि जल्दी से टीका लगवा लें और इस टीके से लगने के बाद उनको कैंसर की सुरक्षा मिल जाएगी। भारत सरकार द्वारा हमारे यहाँ HPV वैक्सीन लॉन्च हुई है, जो हम आशाओं, आंगनबाड़ी और सहायिकाओं के माध्यम से या उनकी सहायता से 14 साल की बच्चों का सर्वे पूर्ण करा के ये वैक्सीनेशन शुरू किया है। ये वैक्सीन HPV वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और पैंक्रियाज जैसे कैंसर के लिए लॉन्च की गई है। HPV वैक्सीन ये सरकार ने 14 साल की लड़कियों के लिए बनाई है। ये लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाती है। ये अमूमन मार्केट में 5,000 तक की उपलब्ध है। सरकार ने ये फ्री उपलब्ध करवाई है, जो हमारे गांव में क्षेत्र में सारी लड़कियों को फ्री स्कूलों में जा के फ्री लगाई जा रही है। ये मोदी जी का बहुत सराहनीय कदम है, जो हमारी लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचाएगा। जो ये HPV वैक्सीन है, सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारी को दूर करता है, जो कि 14 से 15 वर्ष की लड़कियों को लगता है। ये जो मोदी जी ने हम गरीबों के लिए निःशुल्क सेवा उपलब्ध की है, जो कि मतलब बाजार में लगभग 5 से 6 हजार की मिलती है। हम लोगों को फ्री में निःशुल्क सेवा प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और आगे आपको बता दें कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन कार्यरत खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उत्पादन, बिक्री, रोजगार सृजन में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हासिल किया है, जिसमें खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र ने पहली बार 1.87 लाख करोड़ रुपए के ऐतिहासिक कारोबार को पार कर लिया है। एक रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजनरी नेतृत्व और वोकल फॉर लोकल से लेकर लोकल टू ग्लोबल के मंत्र ने देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर पूरी तरह बदल दी है। खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र ने एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाते हुए पहली बार 1.87 लाख करोड़ रुपए के टर्नओवर के जादुई आंकड़े को पार कर लिया है। राजधानी दिल्ली के गांधी दर्शन राजघाट में खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC के अध्यक्ष मनोज कुमार ने वित्त वर्ष 2025-26 के अनंतम आंकड़े जारी किए। इन आंकड़ों के मुताबिक पिछले 12 वर्षों में खादी की बिक्री में 501% और उत्पादन में 380% की ऐसी अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है, जिसने खादी को आत्मनिर्भर भारत
और स्वदेशी गौरव का सबसे बड़ा प्रतीक बना दिया है। आखिर क्या है इस विकास यात्रा के मुख्य आंकड़े, आइए जानते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में खादी एवं ग्रामोद्योग कुल बिक्री 1,87,105 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। वित्त वर्ष 2013-14 में जहां खादी उत्पादों की बिक्री महज 31,154 करोड़ रुपए थी, वहीं साल 2013-14 की तुलना में पिछले 12 वर्षों में खादी की बिक्री में पूरे 501% की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। केवीआईसी का कुल उत्पादन भी वर्ष 2013-14 के 26,109 करोड़ से 380% बढ़कर 1,25,296 करोड़ रुपए हो गया है। सिर्फ खादी कपड़ों की बिक्री 1,081 करोड़ रुपए से 628% की छलांग लगाकर 7,869 करोड़ रुपए पर पहुंची। ग्रामोद्योग क्षेत्र में कमाल हुआ है। इसका उत्पादन 1.21 लाख करोड़ और बिक्री 1.79 लाख करोड़ रुपए दर्ज की गई है। इसके अलावा ग्रामीण कारीगरों का पारिश्रमिक 4 रुपए प्रति हैंड से बढ़कर अब सीधे 15 रुपए प्रति हैंड हो गया है। वहीं ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत अब तक कुल 3,23,006 आधुनिक मशीनें और टूल किट जैसे इलेक्ट्रिक चॉक, बी बॉक्स, अगरबत्ती मशीनें बांटी जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त इस साल प्रशिक्षण पाने वाले 79,682 प्रशिक्षुओं में 47,382 महिलाएं शामिल हैं, जो कि कुल संख्या का लगभग 59% है। PMEGP के तहत इस साल 2,457 करोड़ रुपए की सब्सिडी से 66,494 नई इकाइयां लगाई गई हैं। खादी क्षेत्र के 5 लाख कारीगरों में 80% से अधिक केवल महिलाएं हैं। इसके अलावा हर घर तिरंगा अभियान के प्रभाव से खादी के राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री 2013-14 के 0.87 करोड़ रुपए से 3 गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 2.35 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। साथ ही केवीआईसी के अध्यक्ष मनोज कुमार ने शानदार और ऐतिहासिक सफलता का पूरा श्रेय पीएम मोदी के दूरदर्शी मार्गदर्शन, महात्मा गांधी की प्रेरणा और देश के सुदूर गाँव में दिन रात पसीना बहाने वाले करोड़ों कारीगरों की मेहनत को दिया है। आज खादी सिर्फ एक पारंपरिक वस्त्र नहीं, बल्कि नए भारत की आत्मनिर्भरता और ग्रामीण समृद्धि का एक जीवंत माध्यम बन चुकी है, जो विकसित भारत 2047 के संकल्प को जमीनी स्तर पर गति प्रदान कर रहा है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। गुरुवार को पूर्व राज्यसभा सदस्य और तृणमूल कांग्रेस नेता शांतनु सेन ने पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया, जिससे पार्टी को एक और बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। अपने इस्तीफे में उन्होंने कथित तौर पर बंगाल के लोगों के रुख, पार्टी के हालात और कुछ गंभीर आरोपों का जिक्र किया है। उन्होंने आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले तथा संस्थान से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर पार्टी की कड़ी आलोचना की है। तो वहीं इससे पहले टीएमसी के एक और प्रवक्ता अरूप चक्रवर्ती ने भी पद से इस्तीफा दे दिया था। देखिए, हम तृणमूल कांग्रेस में डे 1 से है। पार्टी जब जब हमको जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए है, हम कोशिश किया है उसको पूरा करने के लिए। हर एक सेक्टर में मेरे को काम करने का जब मौका मिला, हमने काम किया। जब मेरे को नेशनल स्पोक्सपर्सन का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था, ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आया था, जब बहुत ऑड सिचुएशन में जब मेरा मन कहता था, पब्लिक कहता था कि इसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, फिर भी हम उसका स्पोक्सपर्सन था बोल के पार्टी को डिफेंड करना मेरा मोरल ड्यूटी बना था। तो फाइनली एक पॉलिटिशियन किसके लिए पॉलिटिक्स करता है? पब्लिक के लिए, हम जनता के लिए, वोटरों के लिए। 4 मई जब चुनाव का मतदान का रिजल्ट निकला, उससे ये क्लियर सबूत हो गया कि पब्लिक हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया था। इसका मतलब स्टूडियो में बैठ के पेपर का सामने हम लोग जो बोला था, पब्लिक उसको विश्वास नहीं किया। इसका मतलब पब्लिक मानता है कि कुछ था। पब्लिक जब हम लोगों को रिजेक्ट कर रहा है, पब्लिक जब कोई पार्टी को रिजेक्ट करता है, जब हम लोग 2011 में पावर में आया, पब्लिक हम लोगों को मैंडेट देके सत्ता में लाया, हम लोग बोलेंगे हम लोग पब्लिक का मैंडेट मान रहा है। और 2026 में जब पब्लिक हम लोगों का खिलाफ राय दिया, हम बोलेंगे पब्लिक का मैंडेट हम लोग नहीं मान रहे। ऐसा तो नहीं हो सकता है, एटलीस्ट हम इसमें विश्वास नहीं करते। तो पब्लिक मैंडेट हम लोगों का खिलाफ गया है, इसको मानते हुए हमको लगा अभी एक और कोई चांस नहीं है कि हम इस इश्यू को दोबारा पार्टी का स्पोक्स पर्सन बन के डिफेंड करें। इसलिए हम तृणमूल कांग्रेस का जो
नेशनल चेयरपर्सन है और हमारा स्टेट का जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है उनको हम नेशनल स्पोक्सपर्सन की पोस्ट से रेजिग्नेशन भेज दिया। और चलते चलते आपको ये भी बता दें कि वियतनाम के दानांग में आयोजित 2026 U23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की पुरुष फ्री स्टाइल टीम ने 4 स्वर्ण सहित कुल 9 पदक और महिला कुश्ती टीमों ने 6 स्वर्ण सहित कुल 10 पदक के साथ टीम चैंपियनशिप का खिताब जीतकर विश्व मंच पर भारत का लोहा मनवाया है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हमारे पहलवानों का शानदार प्रदर्शन हमारी पुरुषों की फ्री स्टाइल और महिलाओं की कुश्ती टीमों ने वियतनाम के दानांग में आयोजित 2026 U23 एशियाई चैंपियनशिप में टीम खिताब जीते। पुरुष की फ्री स्टाइल कुश्ती में 4 स्वर्ण सहित कुल 9 पदक हासिल किए गए और इस तरह U23 एशियाई चैंपियनशिप के इतिहास में भारत के अब तक के सबसे ज्यादा पदकों का रिकॉर्ड बन चुका है। महिलाओं की कुश्ती टीम ने 6 स्वर्ण सहित कुल 10 पदक जीते हैं। ग्रीको रोमन टीम ने भी 8 पदकों के साथ अब तक के सबसे ज्यादा पदकों का रिकॉर्ड बनाया है। हमारे पहलवानों को बधाई, भविष्य के प्रयासों के लिए हमारी शुभकामनाएं। और इसी खबर के साथ ही सुबह सुबह के समाचारों में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।